आजादी के 75 साल देश का अमृतकाल। जी हां, अमृतकाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जब देश आजादी के 75 साल मना रहा है, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है, जब भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है, जब पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ऐसा देश है जिसकी विकास दर 8.2% है, 8.2% है, जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इंच के लिए 56 इंच दिखा रहा है, जब भारत आतंकवाद से लेकर लाल आतंक का एनकाउंटर कर रहा है, तो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो भारत की तरक्की के रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनने का काम कर रहे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। जो हम कह रहे हैं कि 75 साल नए भारत का अमृतकाल, अमृत महोत्सव, आजादी के 75 वर्ष। भारत में अब देखिए, हर घर तिरंगा पर भी टकराव हो रहा है, भारत में गला काट कट्टरता भी बढ़ रही है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिशें हो रही है, 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिशें हो रही हैं, पीएफआई का डॉक्यूमेंट सामने आ रहा है, भारत के सामने 2.5 मोर्चे पर युद्ध की चुनौती भी है, जिसका जिक्र जनरल बिपिन रावत ने किया था कि 2.5 मोर्चे पर लड़ाई भारत लड़ रहा है। देश के लिए आतंकवाद बड़ी चुनौती, आतंकवादियों में वोट बैंक ढूंढने वाले भी चुनौती है। तो नए भारत के इस अमृत काल में चर्चा दरअसल आज इस बात की कि आजादी के वक्त भारत के भाग्य विधाता, नीति निर्माता, संविधान निर्माताओं ने देश को जिस रास्ते पर ले जाने का सपना देखा था, क्या आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर देश उसी रास्ते पर है? क्या भारत के निर्माताओं ने जो सपना देश के लिए देखा था वो आजादी के 75 वर्ष बाद पूरा होने के रास्ते पर है या नहीं है? अगर नहीं है तो अमृतकाल में वो विषय कौन कौन से हैं जो स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं भारत की तरक्की के रास्ते में? मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखेंगे। आपका सर बहुत बहुत स्वागत। आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी के से पक्ष रखेंगे। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजकुमार भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ राष्ट्रीय जागरण अभियान की संयोजक सुबुही जी हैं, सुबुही खान। और देखिए, बंगाल से विशेष तौर पर शो के लिए आए हैं बादल देवनाथ, टीएमसी, ममता की पार्टी का पक्ष रखेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, आपसे शुरू कर रहा हूं। शिकायत आप लोगों से ये रहती है, एक तो आप लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं। राहुल गांधी का स्टेटमेंट मुझे डिबेट शुरू करने से पहले याद आ रहा है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि कम से कम उस देशद्रोही संगठन से जुड़े लोगों से नहीं सीखना, देशद्रोही संगठन से जुड़े लोगों से देशभक्ति नहीं सीखनी जिन्होंने तिरंगे का विरोध किया 52 साल। नए भारत का अमृतकाल, देशद्रोही संगठन से जुड़े लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और ना ही उनसे सीखना है। सुधांशु त्रिवेदी। वैसे तो बड़ी मजे की बात यह है कि राहुल गांधी जी उसी संगठन के विरुद्ध बोलने के लिए कोर्ट से केस झेल रहे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या को लेकर आरोप लगाया था और जब वो कोई चीज साबित नहीं कर पाए तो कोर्ट ने कहा या तो माफी मांगिए या केस झेलिए। केस झेल रहे हैं तो उनके मन में जितना प्रकार का कष्ट, पीड़ा, आक्रोश होगा वो समझा जा सकता है। हाँ, उन 52 साल का मैं तिरंगे को लेके एक ये भी हिसाब देता हूं। उसी 52 साल में इस आजाद हिंदुस्तान में 10 साल ऐसे रहे, 1988 से 1998, जब इस देश में श्रीनगर में 26 जनवरी को और 15 अगस्त को गवर्नर भी झंडा नहीं फहरा सकता था और ये सारे लोग शांत रहे। और उसी दौर में जब 26 जनवरी 1992 को हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी झंडा फहराने गए, जिस यात्रा के संयोजक उस समय युवा नेता के रूप में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो गिरफ्तार कर लिए गए कि झंडा नहीं फहराने देंगे, गिरफ्तार। अब सुनिए, 2011 में जिस समय युवा मोर्चा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा की यात्रा गई, तो उस समय हमारे दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, अनंत कुमार जी और इंक्लूडिंग अनुराग ठाकुर जो बीजेवाईएम के अध्यक्ष थे, गिरफ्तार कर लिए गए। और इतना ही नहीं, याद करिए सन 2004 कर्नाटक का हुबली मैदान, उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, जाके झंडा फहरा दिया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होके मध्य प्रदेश पहुंच गई कर्नाटक पुलिस गिरफ्तार करने के लिए। तो भाई, आजाद हिंदुस्तान का जवाब तो दे दो। उन 52 सालों में तुम्हारे मन में क्या था? आपका ये समझा, एक मिनट, आपका ये समझा रहे हैं क्योंकि नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, इसलिए 52 साल तिरंगा नहीं फहराया था। उसमें स्थिति ये थी कि उससे पहले चूंकि जो इंडियन फ्लैग एक्ट था 1950, उसके तहत कोई गैर सरकारी संस्थान झंडा नहीं फहरा सकता था।
कांग्रेस पार्टी के ही सांसद थे नवीन जिंदल, जो इस मुद्दे को लेकर कोर्ट गए और कोर्ट का वह निर्णय शायद 2006 में आया था। उसके बाद यह हुआ कि आप गैर सरकारी सरकारी सभी संस्थानों में फहरा सकते हैं, उससे पहले सिर्फ सरकारी संस्थान में फहरा सकते थे। तो राहुल गांधी बता दें, क्या आरएसएस सरकारी संस्थान था क्या? का जवाब दे दें। आलोक शर्मा जी, देशद्रोही संगठन, अच्छा चलिए वो छोड़िए, मैं डिबेट में आज डिबेट एक अच्छे नोट पर मैं शुरू करना चाह रहा हूं। हम लोग, मेरे को ये मैसेज जा रहा है, या जितने भी लोग हैं सबको एक मैसेज जा रहा है कि अमृत काल में कम से कम एक आवाज आनी चाहिए। अब ये हो रहा है तेरा तिरंगा वर्सेस मेरा तिरंगा, तेरी देशभक्ति वर्सेस मेरी देशभक्ति, तेरा अमृतकाल वर्सेस मेरा अमृतकाल। ये मैसेज जा रहा है, ये बंटवारा लग रहा है, देशभक्ति में भी बंटवारा हो गया है मेरे ख्याल से। आलोक शर्मा, तेरा और मेरा तो किसने किया है पूरा देश देख रहा है। पिछले 8 वर्षों में मेरा और तुम्हारा किसने किया है ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन मैं अब जानना चाहता हूं, सुधांशु भाई से बड़ी अच्छी बात कही, वहां पर गवर्नर झंडा नहीं फहरा पाते थे इसलिए 52 साल तक आरएसएस ने नहीं फहराया। क्या 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी नहीं फहरा सकते थे? भाई हम तो छोटे छोटे स्कूल में थे तो हर 15 अगस्त को 26 जनवरी को ध्वजारोहण होता था और मिठाई बंटती थी। आरएसएस के कार्यालय में क्यों नहीं होती थी? मैं पूछना चाहता हूं, अब 3 कलर से 3 रंग से कोई आपत्ति तो नहीं आरएसएस को? उस टाइम तो थी कि 3 जो है अशुभ है, अब ये शुभ है अशुभ है। दूसरी चीज, आप बार बार कहते थे साहब भगवाई होना चाहिए, हिंदू कभी नहीं पहनाएंगे, तिरंगे को नहीं अपनाएंगे। ये तो आरएसएस की फिलॉसफी थी, हमारी थोड़ी ना थी। हमने तो तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ी 1929 से लेकर और आज तक। उसमें लिखा है विश्व विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तिरंगा ऊंचा रहे सदा हमारा। ये ध्वजगीत है, ध्वजगीत के बोल हैं ये। क्या आज तिरंगा वास्तव में ऊंचाइयों को छू रहा है? घर घर तिरंगा होना चाहिए, कोई विरोध नहीं कर रहा है। हम तो स्वयं कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक से लेकर और राज्यों तक तमाम यात्राएं निकल रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी सामने आ रही है। लेकिन क्या घर घर महंगाई होनी चाहिए? घर घर तिरंगा होना चाहिए पहले? क्या घर घर जो बेरोजगारी बढ़ रही है क्या उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए? हमें तिरंगे से और घर घर तिरंगे से कोई आपत्ति नहीं। हमें आपत्ति इस बात से है कि आप इवेंट मैनेजमेंट करके अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। हमें आपत्ति इस बात से, अगर 75 साल हो रहे थे तो आपने खादी के झंडे की जगह चाइना से पॉलिस्टर का झंडा क्यों इंपोर्ट किया? हमें आपत्ति इस बात से है कि आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। आज ही हरियाणा का एक वीडियो आया है, राशन की दुकानों पे अगर आप तिरंगा 20 रुपए नहीं देंगे तो 5 किलो राशन काट लिया जाएगा। ये कौन सा राष्ट्रवाद है भाई? हमने तो चांद पर भी तिरंगा भेज दिया, मंगलयान तक भेज दिया कांग्रेस पार्टी ने, अपने दुश्मनों के 2 टुकड़े भी कर दिए। क्या ये सच नहीं है? 2001 के अंदर 26 जनवरी को जब नागपुर के कार्यालय पर 3 लड़कों ने, एक संस्था थी देश प्रेमी संस्था, उन्होंने झंडा फहराया तो उनको कंप्लेंट करके अरेस्ट करवाया आरएसएस ने। 26 जनवरी को कौन मना कर रहा था भाई? 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो कोई मना नहीं कर रहा था। 89% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन में हैं। 67% बच्चे 5 साल से 8 साल की एज में, अभी पार्लियामेंट में आंकड़े आए हैं, एनीमिक हैं, अनीमिया है। 50 साल की बेरोजगारी दर हाईएस्ट है। रुपया, एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा। बोलिए। रुपया 80 के पार जा रहा है। चाइना हमारी भूमि के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। तिरंगा किस चीज का प्रतीक है? सद्भावना का, विजय का, संप्रभुता का। क्या संप्रभुता खतरे में नहीं है? एक देश आकर अगर हमारे यहां पर कब्जा कर लेता है, नेपाल जैसा देश 7100 हेक्टेयर जमीन पर 2018 से कब्जा करके बैठा है, तमाम अखबारों की हेडलाइन थी, क्या वापस छुड़वा लिया हमने? आप संप्रभुता का, आप जो चक्र है उसके ऊपर भी आपको आपत्ति थी। तो वहां से आया है, ये तो यहां से आया है। आलोक जी, मेरा एक सवाल, मतलब अगर मैं 2004 से 2014 में जो भी महंगाई दर थी उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा, डबल डिजिट, आप भी जानते हैं मेरे से बेहतर, आंकड़े आपको मेरे से बेहतर पता होंगे, 10% क्या, तब क्या तिरंगा नहीं फहराया गया? सवाल मेरा है कि ये 2 अलग अलग विषय नहीं है। जब महंगाई हो तो क्या आजादी का जश्न नहीं मनाना चाहिए? जब कुपोषण हो तो क्या आजादी का जश्न नहीं मनाना चाहिए? और अगर जमीन पर कब्जा हो, जैसा कि आप कह रहे हैं, मेरे को डाउट नहीं है सेना पर, अगर आप कह रहे हैं तो फिर तो चीन ने कितनी जमीन प्लेटर में दे दी गई, वो सारी चीजें हैं। पाकिस्तान जब पाकिस्तान घुस रहा था काबाइली, तभी कितनी जमीन दे दी गई पीओके, तब क्या झंडा नहीं फहराया गया? अलग अलग विषय नहीं है शायद। नहीं, ऐसा नहीं आलोक जी, ऐसा नहीं। इस तरह से चाइना से पॉलिस्टर के झंडे मंगाकर, फ्लैग कोड को बदलकर, 2 व्यापारियों को फायदा देकर, आज दुर्भाग्य देश का यह है कि जो 23 और 18 इंच का जो झंडा था, जो 7-8 रुपए कीमत थी आज से 1.5 महीने पहले, आज 25 और 30 रुपए का हो गया। तिरंगे के ऊपर, एक मिनट, तिरंगे के ऊपर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है। और जो तिरंगा बनाने वाली मूल संस्था थी, कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संघ, वो हड़ताल पर। अच्छा, इन सारे विरोध के बावजूद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा की मुहिम का समर्थन करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि
तिरंगे का समर्थन करना तो हर भारतीय का नैतिक अधिकार है और करना ही चाहिए। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा मुहिम का आप समर्थन करते हैं? हम साथ साथ उनसे तमाम चीजें डिमांड भी करते हैं, समर्थन करते हैं, तमाम चीजें डिमांड भी करते हैं समर्थन कि करते हैं। हर घर पर तिरंगा इनका थोड़ी ना सर। तिरंगा आलोक जी, मैं किसी आपसे का पता नहीं। क्यों बार बार तिरंगा पूरे हिंदुस्तान का। आज ये सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं। नहीं, देखिए, आप तिरंगा- एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए, मैंने आपको नहीं टोका क्योंकि त्रिवेदी जी का टाइम बताइए। है। यहाँ पर जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैंने भी इसलिए डिबेट शुरू करी थी कि ये इनका तिरंगा आपका तिरंगा थोड़ी ना है, ये तो देश का तिरंगा है। अब सुनिए ना मेरा, अगर ये लोग तिरंगा फहराने के लिए बोल रहे हैं, कल को कहेंगे सांस मतलब सांस लेना जरूरी, तो सांस लेना थोड़ी ना छोड़ देंगे। अगर इन्होंने कहा है तिरंगा फहराना जरूरी, तो तिरंगा का विरोध थोड़ी ना होगा। मैं कह रहा हूं एक आवाज में आप भी बोलिए ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा का हम समर्थन करते हैं। देखिए, मुझे लगता है मैंने जितनी कमियां गिनाई हैं अभी, आप समर्थन हर करते घर, हैं? एक मिनट सर, हर घर तिरंगा का जो कमियां हैं, अगर उनको कमियों को दूर किया जाता तो हम जरूर बहुत और ज्यादा बढ़ चढ़कर समर्थन करते। अच्छा ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी, कोई सवाल नहीं, जो आपने बोला आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं आऊंगा। इन्होंने कहा 2001 में नागपुर में एफआईआर दर्ज करी है। 2001 में सरकार किसकी थी महाराष्ट्र में? कंप्लेंट किसने की थी? सरकार तो इनकी थी। कंप्लेंट एफआईआर किसने की दर्ज थी? की, एफआईआर के बाद नहीं, पुलिस गिरफ्तारी करती, कंप्लेंट में गिरफ्तारी कर लेती है। कंप्लेंट में लिखा गया कि आपकी जबरदस्ती सरकार ने फहराया गया। गिरफ्तार करके अब देखिए, मैं बोला नहीं था, नहीं शांति से सुधांशु भाई, देखिए गलत फैक्ट्री एक एक करके बोलेंगे ना, बोलिए, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले। बोलिए, अरे कुछ नहीं बोला मैंने। बोलिए। तो साफ हो गया, 2001 में जिसकी सरकार थी उसने गिरफ्तार किया, तो मामला झंडे का था या कोई और घटना का था, वह इनकी सरकार ने किया है। तो अब देखिए कैसा आगे हम बदलने। दूसरा सिर्फ एक फैक्ट, इन्होंने कहा झंडे की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सब ब्लैक मार्केटिंग तो उस चीज की होती है, इसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब आज जनता सबसे ज्यादा खरीदना चाह रही है, तभी जिस चीज की कमी हो जाती है उसी के तो होता है। तो यह अपनी बात में तीसरा फैक्ट, इन्होंने कहा 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। साहब अपने अपने मोबाइल खोलिए, 50 साल पहले 1972 भारत की ग्रोथ रेट कितनी थी? आज है 8.5%। 1972 -0.55%, -0.55%, 50 साल की सबसे बड़ी। 1973 महंगाई की दर 26%, 1974 28%। जाके चेक करिए, उसी जमाने का वो गाना है, पाउडर वाली लाइन की, पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई, और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। अब सुनिए, 1970 1980 2% रेट ऑफ ग्रोथ पूरे दशक में। 1991 1 बिलियन से नीचे हो गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सोना गिरवी रख दिया गया फरवरी 91 में। अगस्त 91 में रुपए का डिवैल्यूएशन कर दिया गया। उससे ज्यादा प्रचंड बेरोजगारी। क्या बात करने लगते हैं, फैक्ट से अलग कुछ भी 50 साल में कुछ। अभी की बात नहीं कर रहा हूं, महंगाई डायन खाए जाते हैं 2010 में, तब 12.5% महंगाई थी, उसकी बात अलग है। मैंने 50 साल की बात कही, लेकिन तब भी जश्न बना था ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं पहले इनका फैक्ट, अब मैं जश्न पे आता हूं। साहब देखिए, देश के तिरंगे की जब बात आती है तो ये तो वो है ना जो अपने को स्वतंत्रता आंदोलन का होल सोल एक्सक्लूसिव वन एंड ओनली कॉपीराइट होल्डर मानते हैं। तो इनको सबसे आगे आना चाहिए था। अरे भाई तुम तो हटो, हम सबसे आगे आएंगे, हम तो सबसे ज्यादा करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि मेरा तिरंगा तेरा। गलती क्या होती है? जैसे आज मैं युवा पीढ़ी से पूछूं, आज ये ब्रांड हो गया ना कि वंदे मातरम सिर्फ भाजपा वाले संघ और भाजपा कार्यक्रमों में नारा लगता है। वंदे मातरम हमारा था क्या? ना, इनका था। 14-15 अगस्त 1947 की रात को जब देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार बैठी, और मैं कह रहा हूं जनगण मन तब तक देश के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार नहीं हुआ था, तब वो क्या गाकर बैठी थी? वो शुरू हुई थी वंदे मातरम गाकर। मगर इन्होंने उसके बाद वो जिन्ना की मानसिकता ऐसी हावी हुई कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे जो 1925 में छोड़ा था। आज स्थिति हो गई कि आज युवा पीढ़ी लगता है वंदे मातरम भाजपा का है, जबकि संसद के भी सारे सत्र वंदे मातरम से शुरू होते हैं। और मजे की बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी के सत्र भी वंदे मातरम से शुरू होते हैं। कब से? 1895 में कलकत्ता कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। मगर इसे ही कहते हैं राजनीति के चक्कर में राष्ट्रवाद का अपना प्रतीक कैसे उठा के दूसरे को दे देना। आलोक शर्मा, एक और शब्द से जो शायद जिसको लेकर विवाद हुआ, देशद्रोही आरएसएस। आरएसएस कैसे देशद्रोही, अगर आप ये बताते। आरएसएस देशद्रोही क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा है। आरएसएस देशद्रोही कैसे? मैं 2 आलोक एग्जांपल देता हूं। लिख के माफीनामे किसने मांगे? आरएसएस ने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों के लिए भर्तियां की, यहां तक चिट्ठियां लिखी कि हम आपके लिए रिक्रूटमेंट करेंगे, आपके तोपखाने के लिए भी और बाकी सब चीजों के लिए भी, और भारत छोड़ो आंदोलन को जितना कमजोर किया जा सकता है हम उतना करेंगे। क्या ये सच नहीं है? जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का, स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध किया हो, उसको देशभक्त कहेंगे आप? दूसरा विषय, वंदे मातरम। पूछ लो।
एक मिनट, एक काउंटर मैं पूछ लूं। पहले इनके उत्तर एक- देता एक- हूं। बिंदुवार एक उत्तर मिनट, कोई दूंगा। बात क्योंकि मेरे को अगर गलत नहीं हूं, नेहरू fact जी ही ने बोलूंगा और कुछ नहीं। 1963 में अगर संघ देशद्रोही था तो 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गणतंत्र दिवस की परेड में राहुल गांधी संघ नेहरू जी से ज्यादा को बुद्धिमान न्योता और दिया समझदार था है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भाई, और वो बहुत 62 में संघ की भूमिका को लेकर। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि संघ वालों अभी भी झंडा फहराओ। नहीं, वो देशद्रोही थे तो एक नेहरू मिनट, जी ने देशद्रोही संगठन को मिनट, क्यों एक बुलाया? मिनट, एक मिनट, अभी भी हम तो कह रहे हैं कि मुख्य धारा में आ जाओ। पंडित नेहरू ने भी प्रयास किया कि देशद्रोही भी व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने नहीं, के वो लिए। 62 में लड़ाई के योगदान के लिए। फिर मैं कह रहा हूं केवल योगदान के लिए। हाँ, 26 62 में लड़ाई के 26 जनवरी में केवल योगदान के लिए नहीं था, हाँ, ये हाँ। था कि अभी मुख्य धारा में आप आइए। 62 में और लड़ाई अगर- नहीं 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 एक नहीं मिनट, नहीं 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 एक मिनट, ये आलोक जी, अब ये आलोक जी, तो हम एक मिनट, हम एक हिस्ट्री मिनट, नहीं एक डिस्टॉर्ट मिनट, कर सर, सकते। एक आप बताइए मिनट। अगर मैं गलत कह रहा हूं। मैंने आप बोलिए, दो- टाइमर आपका रहेगा, एक मिनट। कोई बीच में नहीं बोलेगा। मेरा एक सवाल है। स्वतंत्रता मेरे- आंदोलन आपने में- आपने बोला स्वतंत्र, एक मिनट, एक सवाल है। आरएसएस देशद्रोही, आजादी की लड़ाई में जो अभी शायद क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर भी आप कांग्रेस पार्टी ने मुहिम छेड़ी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त आरएसएस कहां था, आपने कहा देशद्रोही था। मेरा सवाल यह है, जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में आरएसएस की भूमिका की वजह से 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को, एक देशद्रोही संगठन को, नेहरू जी ने न्योता क्यों दिया था? बहुत से आतंकवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए तमाम सरकारों ने मंत्री भी आप बनाए। कह रहे हैं नेहरू जी ने आतंकवादियों को बुलाया मैं था? आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पूर्व आतंकवादी को मंत्री बनाया। क्यों बनाया? कि आज आप नेहरू जी की तुलना कर रहे हैं, बीजेपी ने मैं तुलना नहीं कर रहा, परेड में, मैं कह रहा हूं गणतंत्र कि दिवस की अरे भाई, परेड मुख्य में। धारा में आने के लिए तमाम एक काम मिनट, किया बादल जाता जी, है। एक मिनट से बीच में नहीं, एक एक करके प्लीज, पूरा टाइम दूंगा, एक प्लीज। मिनट। जी जी जी। जिस संगठन ने पूरे समय तक अंग्रेजों का साथ दिया हो उसको हम देशभक्त कैसे कह सकते हैं? नेहरू जी से पूछिए सर। अरे अमन भाई, चोपड़ा नेहरू थोड़ी जी ना ने बताएंगे। मैंने बता दिया ना। मेरे को मुख्य लग रहा है धारा में- नेहरू जी- अमन जी एक मिनट, अमन जी हम देखिए, नेहरू जी को डिसोन नहीं कर सकते आपने हैं इनके शायद। बीच में नहीं बोल, आप बीच में नहीं नहीं, बोल, मैं- आप मेरे बीच में आप बिल्कुल टोका-टोकी नहीं नहीं रखेंगे। सर, क्योंकि सुनिए मुझे जरा, मैं मुझे उत्तर दे लगा रहा हूं, नेहरू आपने जी को 5 बार डिसोन सवाल नहीं करना रिपीट किया चाहिए अपना। हमको। वो सुनिए, सम्मानित है, हम आजादी का सुनिए, अमृतकाल सुनिए बना रहे हैं, जरा। नेहरू जी का अरे भाई सम्मान है। सुनिए ना, जी जी, मैंने आलोक जी। तमाम आंकड़े दिए। 6.5 करोड़ लोग पिछले 1 साल के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, लेकिन विकास बहुत हो रहा है। बूढ़ों को पेंशन नहीं दी जा रही, बुजुर्गों को विकास बहुत हो रहा है। प्लेटफॉर्म का टिकट 3 रुपए का 50 रुपए पे पहुंच गया, लेकिन विकास बहुत हो रहा है। 50 रुपए का एक प्लेटफॉर्म मिनट सुनिए, टिकट? अरे भाई कोरोना के टाइम में 50 नहीं, रुपए तक 50 गया। रुपए का और प्लेटफॉर्म अभी टिकट आपने से और कितनों ने वर्तमान खरीदा? में 30 रुपए, मैं फोटोकॉपी दे दूंगा, 50 रुपए तक गया है। उसके बाद आज मुझे केवल ये बता दीजिए, 71 और 74 की बात कर रहे हैं, 71 और 74 में तो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी हुआ, तब पंचवर्षीय योजनाएं रुक गई थी। साहिब साहब 67 में हुआ था। अरे भाई, 67 और 91 में। अरे भाई, गलत मत 71 से बोलिए। 73 भी डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी हुआ है। ले, तो और मान लिया अपने आप एक- तीसरी बार 3 बार इनके जमाने हुआ। अरे भाई हुआ है ना, क्या हो गया डिवैल्यूएशन? अरे भाई, साल के अंदर devaluation दो- डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी जो है वो करना कई बार इकोनॉमिक्स में अच्छा होता है। चलिए सर, उसके बाद एक अभी मिनट की बात सुनिए करते जरा, हैं। जी, सुनिए जी, ना जरा। जी जी बिल्कुल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आएगा चाइना से, हिंदुस्तान का झंडा आएगा चाइना से। ऐप बंद कर दिए मोदी जी ने। विकास बहुत हो रहा है हमारे यहां पर। अरे भाई, आप इवेंट मैनेजमेंट करके रोजगार दे देंगे क्या? ये कह रहे हैं कि साहब ब्लैक मार्केटिंग हो रही, बहुत अच्छी बात है। तिरंगे की ब्लैक मार्केटिंग पे बीजेपी कह रही है, बहुत अच्छी बात है, तो क्योंकि डिमांड बढ़ गई। अरे भाई, आपकी प्लानिंग की कमी है। अगर आपको ये करना था, 20 करोड़ झंडे चाहिए थे, आपको 1 साल पहले तैयारी करनी थी, लेकिन आपको कुछ व्यापारियों को फायदा देना था, जिनको लाइसेंस मिला, जिन्होंने अपना स्टॉक किया। आपकी लड़ाई मोदी से है, तिरंगे से है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमारी मोदी जी की से लड़िए ना सरकार सर। की नीतियों प्रॉब्लम से। ये हो रही है, मैसेज नहीं, ये नहीं, जा रहा नहीं, है, प्रॉब्लम- मोदी से लड़िए ना। प्रॉब्लम ये आप नहीं। लोग लड़िए ना, मोदी से हमने लड़िए, तो मोदी बीजेपी का से नाम ही नहीं लिया एक बार लड़िए। भी। आप तो बीजेपी मोदी, नहीं, उनसे मैंने लड़िए एक ना। बार मैंने सरकार कहा। सरकार मोदी की तो है ना भाई। सरकार नहीं है। मोदी सरकार ही तो है। सरकार किसकी देश सरकार नहीं है। तो सरकार से लड़ रहे हैं सरकार ना, के देश से तो नहीं प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं। ना। नहीं नहीं, ये मीडिया का नैरेटिव है। किससे लड़ रहे हैं आज आप? देश ही मोदी हो गया। किससे लड़ रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा। मैंने एक बार भी नाम नहीं लिया। किससे लड़ रहे हैं मैं आप? केवल ये पूछना चाहता हूं। नहीं, जी। 1 मिनट। जून के महीने में 1.4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उसकी जिम्मेवारी किसकी है भाई? 2022 में भाइयों बहनों मित्रों सबके घर मिल जाएगा। मिल गया घर? मैं आलोक जी आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। ये सारे विषय नहीं, हैं झूठ जो बोल उठाने के आप चाहिए। सत्ता को लेकर महंगाई अगर का आप मुद्दा इवेंट है, मैनेजमेंट करते हैं। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, कुपोषण का मुद्दा। लेकिन जब संसद में महंगाई थी कहते तो हैं, आजादी का महंगाई तो है जश्न ही नहीं। मनाना छोड़ दिया गया। बेरोजगारी मुझे तो है लग ही रहा नहीं। अब- बेरोजगारी भत्ता मिल गया। सुबुई राजस्थान बिल्कुल मिल रहा है। सुबुई बिल्कुल मिल रहा है। सुबुई बिल्कुल मिल रहा है। मेरा सवाल वही है सुबुई, दो चार लाइन मैं बोल तेरा दूं। तिरंगा वर्सेस मेरा तिरंगा क्यों है? तेरी देशभक्ति वर्सेस मेरी देशभक्ति क्यों है? ये डिवाइड क्यों है? ये भी अपीजमेंट के लिए होता है क्या कि अगर तिरंगे का भी विरोध किया जाएगा? अभी समाजवादी पार्टी के सवाल लूंगा मैं। बर्क साहब कहते हैं कि हमारी मर्जी, हम फहराए ना फहराए। जी जी एक और सांसद है अभी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुस्लिम इलाकों में घुसेंगे, दंगा कराएंगे तिरंगा लेकर। तो ये तेरा तिरंगा वर्सेस मेरा तिरंगा अमृतकाल में भी एक आवाज में क्यों नहीं बोल पा रहे? सुबुई खान जी जी
अमन, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं और हर घर तिरंगा का पूरा सम्मान करती हूं, पूरा समर्थन करती हूं। मैं किसी राजनीतिक दल को बिलोंग नहीं करती, लेकिन एक भारत का युवा होने के नाते मुझे एक बहुत ही दुखद स्थिति लग रही है कि देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पे हम यहाँ पर पार्टी वर्सेस पार्टी कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो तिरंगा के ऊपर भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर एकमत होकर ये नहीं कह सकते कि हाँ, हम हर घर तिरंगा के साथ हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूं, राष्ट्र के कुछ प्रतीक होते हैं, चाहे वो तिरंगा हो, चाहे वो हमारे इतिहास को दर्शाने वाली इमारतें हों, हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी चीज हो, वो हर भारतवासी की 135 करोड़ लोगों की है। आज आप लोग सत्ता लोलुप राजनीति में इतना अंधे हो गए हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। मैं बिल्कुल मानती हूं कि अगर हमारे देश का एक भी बच्चा कुपोषित है तो वो हमारी समस्या है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को अगर स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, सुरक्षा नहीं मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो हमारा एक फेलियर है, कलेक्टिव फेलियर एज अ सोसाइटी। लेकिन उसके प्रति हम सब लोगों को एक साथ खड़े होकर सोचना पड़ेगा। यही होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में विपक्ष हमेशा रहता है, लेकिन अमन, मैं अब पहली बार अपने जीवन में ऐसा देख रही हूं कि ऐसा विपक्ष तैयार हो गया है कि किसी भी मुद्दे पर आपको चाहे राष्ट्र का विरोध करना पड़े, आपको राष्ट्र के प्रतीकों का विरोध करना पड़े, खंड खंड में आप देश को बांट दें, लेकिन आप एक नहीं हो सकते हैं जस्ट बिकॉज आपको पॉलिटिकल विरोध करना है। ये एक बहुत गलत नैरेटिव है जो क्रिएट हो रहा है और बहुत गलत आप एक ट्रेल बना रहे हैं भारत के भविष्य के लिए। प्लीज ये मत होने दीजिए। बादल देवनाथ, हर घर तिरंगा मुहिम के साथ है। जवाब 2-3 मिनट ले लीजिएगा। पहले हाँ या ना करके आगे बढ़ जाइएगा ना। बिल्कुल जाऊंगा। पहले मेरा भी सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा मुहिम के साथ है। ऐसे नहीं मैं बोलूंगा। हाँ या ना पहले आपको सुनना पड़ेगा सर। देश के हर घर मैं बोलने दीजिए, आपको पास हाँ या ना तो कर दीजिए। आंसर आ जाएगा भाई, हाँ या ना होना चाहिए। नहीं आंसर आ जाएगा सर, बिल्कुल। हाँ या ना तो मैं आलोचना नहीं हूँ, फंसूंगा नहीं। आप सभी आपका बातों में मैं फंसूंगा नहीं। 30 साल, एक बार हाथ खड़ा करके, आप सभी हर घर तिरंगा मुहिम के साथ हैं सर। 30 साल बादल जी हर घर तिरंगा मुहिम के साथ हैं। 30 साल मैं पॉलिटिक्स में हूँ। औलोक जी जैसा मैं फंसूंगा नहीं, तो मैं बोलने दीजिए। फंसा पहले बोलने दीजिए। तिरंगे पे फंसने वाले आदमी भी नहीं है। ठीक है, बोलने दीजिए। तिरंगा टॉपिक फंसने वाला थोड़ी ना। तिरंगा कोई बीजेपी का। मेरा सवाल, अब मेरा जवाब ले लीजिए सर। आप हाँ या ना कर दीजिए ना। आज तक 1925 से सुधांशु जी, हेडगौर जी, डॉक्टर हेडगौर जी, बाला साहेब जी, गुरु जी, अभी मोहन भागवत, एक बार कोई भी जो आरएसएस का जो लीडर है, जो मुख्य संघचालक थे, एक बार कहा भाई घर घर में तिरंगा फैलाओ? कोई भी लीडर, कोई भी। नरेंद्र मोदी कौन था? पहले पूछा रोक, संघ से बाद में आइए। पहले पूछा रोक। आज क्यों घर घर में तिरंगा बोल रहा है? अमन जी, मैं और पूरे देशवासी 1947 से जहां पर जाइएगा, घर घर में जाइएगा, क्लब में जाइएगा, एनजीओ में जाइएगा, निजी संस्था में जाइएगा, सरकारी भवन में जाइएगा, जहां पर जाइएगा वही 15 अगस्त को सब लोग घर घर में तिरंगा फैलाते हैं। आज आप क्यों कहा? जो भी इश्यू, जो भी मुद्दा मोदी जी ने बोला पूरा देश के अंदर, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी, एक एक करके एक मुद्दा उठाते हैं। तुम आज बोल रहे हो घर घर तिरंगा। एक बार तो नहीं बोला, सुनिए ना, एक बार तो नहीं बोला घर घर नौकरी चाहिए। मैं घर घर नौकरी दूंगा। घर घर जितना बेरोजगार सबको मैं नौकरी दूंगा। घर घर जितना वो उन्होंने बताया, बेटी बचा बेटी बचाओ, तिरंगा फहराने के लिए मोदी के मोहताज थोड़ी नहीं। 15 लाख का 15 पैसा घर घर दो, हर साल 2 करोड़। तो ये सब नहीं आएगा तब तक तिरंगे का विरोध करेंगे। लेकिन घर घर तिरंगा आप बोलेंगे, मोदी जी खुद बोलेगा मेरा घर में तिरंगा फैलाऊंगा। मोदी जी बोलेंगे कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, पीछे नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ सर। पीछे मोदी जी बोलेगा मैं घर में तिरंगा फैलाऊंगा। मैं तो हर 15 साल में 10-15 जगह में जाता हूँ, 10-15 साल जगह में मैं जाता हूँ। और आप लोग बोल रहे हैं वो त्रिवेदी जी कह रहे हैं, मेरा बंगाल में, त्रिवेदी जी कह रहे हैं आपके बंगाल जितना मुसलमान है 3.5 करोड़ के ऊपर मुसलमान है। अब इसमें मुसलमान कहां से आ गया भाई? बादल देवनाथ, मुसलमान कहां से आ गया भाई इसमें? अभी हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? मैंने एक शब्द नहीं बोला मैंने हिंदू मुसलमान। अभी कहा मैंने एक बार भी बोला मुसलमान? पूरा देश में मैंने एक बार भी मुसलमान नहीं बोला भाई। मेरा बंगाल में हर जगह ये चश्मा उतारिए हिंदू मुसलमान वाला। हर घर तिरंगा नहीं, आपके हर घर से 50 करोड़ मिल रहे हैं। अभी बंद कीजिए सर, त्रिवेदी जी बंद कीजिए। और सुधांशु जी, ये तो रुकेंगे नहीं, वही रुकिए। आप संसद में जाते, आप एक बार मोदी जी को बताइए
घर घर तिरंगा का मुद्दा आपने क्यों लेके आया? आप बोलेंगे यार मैं तिरंगा फैलाऊंगा, ये तो मेरा दिल में रहता है, तिरंगा तो मेरा दिल में रहता है। तो आप समझ, आप लोग जो ताली बजे अमन जी के बच्चे, आप लोग तिरंगा फैलाते नहीं, मैं नहीं फैलाता हूँ। तो वो मोदी जी बोलेगा तब 15 अगस्त में मैं तिरंगा फैलाऊंगा, मेरा घर के मेरा क्लब के आसपास में जितना सब जगह में जाऊंगा, आप बिल्कुल मोदी जी बोलेगा वो तो मैं भाटी जी के पास जा रहा हूँ। राजकुमार भाटी जी, वैसे त्रिवेदी जी ने कहा हर घर तिरंगा नहीं, हर घर 50 करोड़ मिल रहे हैं। आप ही के करीबी है ना पार्था जी, पार्था चटर्जी, बंगाल में हर घर 50 करोड़ मिल रहे हैं। भाटी जी ये विरोध क्यों है? ये विरोध क्यों? रुक जाइए, आ रहा हूं, बचाएंगे आप, मुझे पता है। भाटी जी आपका पक्ष, ये विरोध क्यों है? तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा, तेरी देशभक्ति मेरी देशभक्ति, ये तेरा अमृतकाल मेरा अमृतकाल, ये हो गया। अब क्योंकि बीजेपी की मुहिम है इसलिए भाटी जी बोल रहे भाई, आपके सहयोगी हैं। चलिए, हाँ, राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी, बोलिए सर। राजकुमार भाटी, तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका तिरंगा भी सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। ये हम सबका देश है और सब देशभक्त हैं। जो सवाल आप बाद में पूछोगे उसका जवाब पहले दे देता हूं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी की घर घर तिरंगा मुहिम के बिना शर्त, बिना किंतु परंतु के साथ हैं। एक मिनट रुकिए, और मेरी अमन जी इन्हें बाद में पूछ लेना, आप ही कह दीजिए मेरी बात पूरी हो जाए कि हम बिना शर्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा मुहिम के साथ है। एक लाइन ये बोल दीजिए। आज शर्त किसने लगाई है? तो बोलिए ना, किसी ने शर्त ये लाइन लगाई? बोलिए ना। नहीं शर्त लगाई, उन्होंने बोला ना भाटी हम जी ने। किंतु और परंतु लगाएंगे। आप लगाएंगे? हाँ। तिरंगे में भी? तिरंगे में नहीं लगा रहे, बोलिए ना। हम सरकार के एक मिनट सरकार की नीतियों में लगा रहे हैं। सरकार की नीतियों में किंतु और परंतु लगाएंगे हम। नीति नहीं, आपके कहने से शब्द मेरे मुंह में नहीं आएंगे। आलोक जी हर घर तिरंगा, मैं कह रहा हूं तिरंगा फहराना मेरे लिए गौरव की बात है। हाँ। और जिन लोगों ने, मैं तो कह रहा हूं आरएसएस पर बीजेपी का पेटेंट थोड़ी ना है सर। सुनिए ना, मैं कब कह रहा हूं बीजेपी का पेटेंट? क्यों आप बीजेपी का बना रहे इवेंट? किसने कहा? ये तिरंगा बीजेपी और मीडिया ही तो कह रहा है कि हमारा पेटेंट। अच्छा, तिरंगा मीडिया कह रहा है। चलिए मैं कह रहा हूं मीडिया, चलिए मैं कह रहा हूं तिरंगे की बात। तिरंगे यात्रा का विरोध किसने किया? तो आप कह दीजिए हम समर्थन करते हैं। मुझे बताइए विरोध किसने किया? आप कह दीजिए मैं समर्थन करता हूं। विरोध किसने किया? आपको एक शब्द कहने विरोध किसने किया? चलिए ठीक है, भाटी जी एक मिनट कंप्लीट करें उनकी बात। अभी सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की मुहिम शुरू नहीं हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी की मुहिम 9 अगस्त से शुरू हो गई है। 9 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने घर पर तिरंगा फहराएगा। वो इसलिए कि 9 अगस्त 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की जयंती है। और भारत छोड़ो आंदोलन का ये जिक्र करना नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की जब जब चर्चा होगी तब तब इनका काला इतिहास सामने आएगा। राज्य के आरएसएस माननीय ने मोदी जी आजादी ने की लड़ाई के लिए कुर्बानी नहीं दी। नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी। अच्छा, एक आदमी ने अभी नहीं दी। मैंने ये आपको, अंग्रेजों अब के आप साथ थे। सुनिएगा, अगर अभी मैंने 4 नाम बताए, हाँ बताना, मैं और बताऊंगा। अगर मैंने आपको, और अगर लेकिन वो आप नाम, मेरी एक बात मिनट सुनिए, पूरी आप होने माफी मांगेंगे? कृपया मेरी चलिए बात मैं पूरी नाम होने बताता हूं आपको, गूगल नहीं, करिए नहीं, आप नहीं, सभी। ये अब एक मिनट ना सर, अगर मैं देखिए, गलत हूं, आप- अगर मैं गलत अमन हूं जी। तो मैं एंकरिंग छोड़ दूंगा सर। नहीं, मैं ये- नाम ये लूंगा। गलत तरीका है आपका। नहीं, ये गलत तरीका मैं है। आरएसएस, पहले आप मेरी बात आरएसएस पूरी होने दें तब सवाल पूछना। मैं एक मिनट, नहीं, बालाजी बिल्कुल। रायपुरकर, देखिए मैं आपकी डिबेट देवीपद छोड़ रहा हूं, अगर आप चौधरी, इस पर डिबेट करेंगे। जगतपति मैं कुमार आपकी और डिबेट हेमू छोड़ रहा कलानी हूं। मैं छोड़ रहा हूं गोलियों आपकी से डिबेट। भून दिया गया आरएसएस के मैं कार्यकर्ताओं जा रहा हूं, को। मैं क्यों छोड़ भाई, छोड़ मैं तो छोड़ फैक्ट रहा बता रहा हूं। आप हमें अपनी बात कहने नहीं तो देंगे। आप ही से तो आप सवाल एजेंडा पूछ रहा चलाते हूं हैं अपनी डिबेट में। तो फिर आप झूठ मत बोलिए नहीं, ना नहीं, सर। मैं फिर कह रहा हूं। आरएसएस के मैं लोगों को फिर कह गोलियों रहा हूं, से भून सुनिए। दिया गया। मैं फिर कह रहा जंगल हूं। सत्याग्रह क्या था? सुनिए। डॉक्टर हेडगेवार को 9 महीने की जेल हुई थी। चिल्लाओ, कितना भी चिल्लाओ। मैं अगर गलत हूं बता दीजिए। आरएसएस और हिंदू महासभा अंग्रेजों के साथ थे। तो इनको 4 लोगों को 50 क्यों भून सबूत दिया हम दे गया? देंगे। मौत की सजा। 4 लोग गलती से जेल चले गए होंगे। तो फिर संगठन अभी खिलाफ आपने, थे। नहीं जेल संगठन नहीं, अंग्रेजों के साथ था। जेल नहीं, संगठन शहादत, अंग्रेजों के बलिदान, साथ था। मौत, सजाए सावरकर मौत। अंग्रेजों के साथ थे, गोलवलकर अंग्रेजों के साथ थे, पूरा संगठन अंग्रेजों के साथ था। 1942 में महात्मा गांधी ने आह्वान किया तिरंगा लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने नहीं सुनी। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने आह्वान किया कि तिरंगा लगाओ। आरएसएस ने और हिंदू महासभा ने नहीं सुनी। 2022 में माननीय मोदी जी ने आह्वान किया तिरंगा लगाओ, और उन्होंने कहा अपनी डीपी में तिरंगा लगा दो, डीपी चेंज कर दो। मैंने अभी चेक की इस शो को शुरू होने से पहले, ना तो माननीय मोहन भागवत जी ने तिरंगा लगाया अपनी डीपी में, ना आरएसएस ने लगाया है,
न बजरंग दल ने लगाया है, न विश्व हिंदू परिषद ने लगाया है, और न मुरली मनोहर जोशी ने लगाया है, न लाल कृष्ण आडवाणी ने लगाया है। हमारे मोदी जी की जब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ही नहीं सुन रहे तो ये चिंता की बात है और ये निंदा लायक बात। अब मैं बताता हूं, 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, ब्रिटिश सरकार पे दबाव डालना था, आप सरकार से बाहर आ जाते, सरकार में बने रहे। अरे भाई 1941 में हिटलर ने फ्रांस जीत के इंग्लैंड में बम्बार्डिंग शुरू कर दी, तब तक आप इंग्लैंड के साथ रहे। और 1942 के रेजोल्यूशन में जाके देखिएगा, उसमें यह भी लाइन है कि साम्राज्यवादी शक्तियां भारत के पूर्वी छोर पर आ रही हैं। कौन थी साम्राज्यवादी शक्तियां? क्योंकि उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान के साथ मिलकर उनको लग रहा था कि फौज बन रही है और इनके हाथ से चला हम लोग बोलते हैं, इसलिए बोलते रहते हैं, बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है, चुपचाप खड़े रहते हैं। मैंने सिर्फ गलत बात है, पूरा टाइम दूंगा, वापस आ वो आपके बीच में नहीं बोलते, आप भी आप बोलते हैं सबके बीच में, गलत बात है। आपको दे रहा हूं मैं टाइम, इनके बाद आप ही बोलेगा। बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं तो आप चुपचाप खड़े रहते हैं। फैक्ट बोले, एक भी फैक्ट गलत हो तो मैं चुनौती के कांग्रेस साथ पार्टी की स्थापना माफी किसने मांगने की? को आलोक तैयार। जी, मैं कह रहा हूं। कांग्रेस का स्थापक सुनिए अंग्रेज भाई, नहीं सुनिए था ना। या माउंटबेटन के साथ द्वारा सुनिए, शपथ सुनिए। नहीं ली, ये सब बता दीजिए। चलिए आलोक शर्मा, उसके अंग्रेज बाद सुबह अंग्रेज नहीं, आ रहा हूं बादल जी। विदेशी बहुत लोग थे जो कांग्रेस के साथ थे कि स्वतंत्रता ना, मैं मिलनी ब्रिटिश चाहिए। सरकार एक मिनट सेक्रेटरी सुनिए की ना बात भाई कर रहा जरा, हूं, विदेशी नहीं, सुनिए भाई जरा, सरकार का अब सेक्रेटरी। सुनिए ना जरा यार। बहुत लोग थे, कांग्रेस की अध्यक्षा रही एनी बेसेंट, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान था। कांग्रेस के दो दल थे, नरम दल और गरम दल, दोनों को एक करने में बहुत बड़ा योगदान था उनका। क्या उनको देशद्रोही मान लें हम? अरे सबसे बड़े देशद्रोही तो अंग्रेज थे, जिनका नाम भी नहीं लेते कभी ये। अरे भाई अंग्रेज के स्थापित एक मिनट सुनिए ना भाई, आपका संस्थापक कौन था? नाम बताइए। अरे भाई संस्थापक नहीं थे। अरे भाई मैंने अभी तो कहा यार, यही तो प्रॉब्लम है ना यार। हाँ बोलिए। मैंने कहा 500। अरे सुनिए भाई जरा, मैं बता देता हूं। सुनिए भाई जरा, कॉमर्स के भी थे, यार, यही तो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम के है। भी थे। चलिए आलोक जी, आलोक जी, चलिए, AOU बता दिया अंग्रेजों के उन्होंने। साथ सरकार में आरएसएस और मुस्लिम लीग शामिल रहे, वो तो देशभक्त हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करें, वो तो देशभक्त हैं। और कांग्रेस ने तो देश को आजाद कराया ही नहीं, आरएसएस ने देश को आजाद कराया। और थोड़े दिन और सुनते रहिए इसी तरह की मीडिया की बातें और बीजेपी की, महात्मा गांधी देशद्रोही हो जाएंगे, थोड़े दिन रुक जाइए। अच्छा, एक जिस नेता तरह बता का, एक दीजिए मिनट ना। सुनिए ना भाई जरा। काला पानी, अरे भाई सुनिए ना गोली, जरा, फांसी, लाठी, सुनिए ना कोई एक नेता जरा। नाम ना बताइए। हमारे पास कुछ नहीं था, आप ही लोगों ने देश को आजाद कराया। फैक्ट पूछ रहा हूं एक भाई। मिनट, 2021 से पहले भी मुझे एक फोटो दिखा दीजिए जिसके अंदर आरएसएस के कार्यक्रम में तिरंगा ऊपर रहो, भगवा नीचे रहो। कल्याण सिंह की हत्या हुई, मृत्यु हुई, सॉरी, उसके वहां पर भी पहले तिरंगा था, उसके ऊपर बीजेपी का झंडा था। मध्य प्रदेश में भोपाल में बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी का झंडा ऊपर, तिरंगा नीचे। आप तिरंगे पे हमें शिक्षा देंगे? वंदे, एक मिनट सर, सुनिए ना भाई, सुनिए भाई जरा, देख लीजिए, नेहरू सुनिए भाई, सुनिए भाई, डीपी में नेहरू जी ने तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ी। जिस समय पर तिरंगे के ऊपर भी विवाद था, दो वर्ग थे, स्वराजिस्ट थे और गांधीयंस थे, उनमें के बीच में भी था। लेकिन गांधी जी और पंडित नेहरू ने मिलकर के यही झंडा रहेगा। देश के पहले प्रधानमंत्री थे। चलो इन्होंने दो विरोध तो माना अपनी पार्टी। अरे भाई थे, वो तो कहीं पर भी किसी भी चीज में होगा। नहीं, लेकिन अब मैं एक वापस आता हूं, आलोक जी, एक जो मिनट सवाल सुनिए ना भाई, है, एक आप ही मिनट बोलिए। सुनिए जरा। एक सवाल वंदे मातरम चलिए, आप बोलिए। बीजेपी का है, कांग्रेस का है। भाई वंदे मातरम तो आज भी कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यक्रमों में गाया जाता है, लेकिन हमने उसका देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं बनाया कि हम वंदे मातरम गाते हैं इसलिए देशभक्त हैं। जो दूसरा देश वंदे मातरम मना कर रहा है वो देशद्रोही है। ये नैरेटिव क्रिएट करना ये गलत है। तो वो कौन है? एक मिनट, ये लोग वंदे मातरम कौन है? ये लोग हैं। कौन है? दूसरी चीज, वंदे आप तिरंगा जो उठा वंदे के, मातरम नहीं गाएगा, वो कौन है? अमन जी देखिए, आप उनके बीच में नहीं बोले। तिरंगा उठा के गोली मारो, आगे का मैं नहीं बोलूंगा। ये तिरंगे उन्होंने का, भी नहीं बोला था, एक मिनट पब्लिक ने बोला था। साहब, ये तिरंगे का सम्मान है, अपमान है। आज तिरंगा घर घर लगेगा, उसके बाद डिस्पोज कैसे होगा? नालियों में पड़ा दे रहेगा, उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? सर डीपी में लगने से, एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट, पॉलिस्टर का तिरंगा अगले साल फिर काम आएगा ना, 26 जनवरी अरे काम भाई आएगा। सुनिए ना, प्लास्टिक का तिरंगा जब वो कचरे में जाएगा, उसके बाद क्या होगा? आप चुनाव लड़ते हैं, भाजपा का झंडा फ्री में बांटते हैं आप लोगों को, तिरंगे के 20-20 रुपए लेंगे। क्यों भाई? बीजेपी का झंडा घर घर में फ्री मटेगा। अच्छा, और तिरंगा जो है, एक मिनट, अंतिम में एक चीज सुना रहा हूं आपको। अच्छा, सुना दीजिए। एक मिनट। हाँ, नहीं बस ये बताते हुए कि अखिलेश जी ने डीपी नहीं बदली है। नेता का नाम बताया कौन? भाटी जी, आज अखिलेश जी ने डीपी नहीं बदली है। डीपी बदलने का अभी आप माननीय झूठ बोल रहे मोदी थे जी ने फिर। किया है। अभी आपने बोला डीपी माननीय बदली, मोदी जी ने किया, हमने तिरंगे लगाए। मैंने अभी आपने मुझे बोला ना डीपी बदली है तिरंगे अखिलेश जी लगा, कल अखिलेश जी ने भी मैंने लगाया। खोली है, डीपी नहीं बदली अखिलेश जी ने। मैंने एक कहा समाजवादी पार्टी के हर आपने कार्यकर्ता क्या बोला था? अभी आपने डीपी बदलने का आह्वान माननीय मोदी जी ने किया और उनके लोगों ने नहीं बदली। अभी आपने बोला डीपी बदली, मैंने खोल के चेक किया, मुझे डाउट हुआ। कर दें अखिलेश जी, उतना ही काफी है।
जिन्होंने कहा था झंडा तो मुल्क वाले लगाएंगे, हम तो पार्टी वाले लगाएंगे। शफीकुर रहमान बर्क, स्वामी प्रसाद मौर्य, अच्छा कुछ सुना रहे हैं, सुना दीजिए, माइक के पास सुना दीजिए। झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता, जब मैंने राशन लेना है। ये हरियाणा का एक वीडियो है, गरीब आदमी कह रहा है मुझे झंडा नहीं लेना, मुझे राशन लेना है। एक मिनट, फतेहाबाद का, एक मिनट सुनिए ना जरा, सामने का अभी 20 रुपए का देता है सरकार। अभी इसमें और भी आएगा। कौन सा वीडियो है? अरे वरुण गांधी ने, एक मिनट, इसमें ये कह रहा है आदमी, सुनिए ना भाई, वो आपके वीडियो सांसद देखा है, है वो कि किसी वो भी 20 पार्टी रुपए का का लेना पड़ेगा तिरंगा, तब राशन मिलेगा, ये वीडियो राशन है। मिलेगा नहीं। हाँ। जिस महिला, गरीब महिला के पास तिरंगे के 20 रुपए नहीं थे, उसका 5 किलो राशन तो काट सर दिया। आपके पास तो है ना राशन के, हरियाणा- आप क्यों नहीं आप क्यों हर घर के तिरंगा का विरोध कर रहे हैं? कौन फिर? विरोध कर रहा है? आप बोलिए मैं समर्थन करता कौन हूं। कर रहा है विरोध? आप बोलिए मैं समर्थन मैंने करता हूं। कहा कि तमाम चीजें, तिरंगा जब ऊंचा जाएगा, जब ये तमाम चीजें जो हैं इनके ऊपर काम होगा। सुबह ये इवेंट इवेंट मैनेजमेंट को हम सपोर्ट नहीं इवेंट करेंगे। मैनेजमेंट को सपोर्ट नहीं है, इवेंट बट को ये सपोर्ट बंद नहीं करें है। तो मैं बीजेपी का बताती विरोध है, तिरंगे का विरोध नहीं है। सर बंद कर लीजिए। हाँ सुबह खान, फिर बादल जी आ रहा हूँ। देखिए, का 5 किलो राशन काट लिया क्योंकि उसके बाद एक तिरंगे सेकंड, के एक पैसे नहीं। सेकंड, ठीक है, एक सेकंड। सुबह कांग्रेस के प्रवक्ता देश की कुछ समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं, जिन समस्याओं का समाधान होना चाहिए उस पर मैं उनके साथ हूं, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहती हूं कि जिन समस्याओं की बात आप कर रहे हैं उनका समाधान भी तिरंगा है। जिस दिन हमारे दिल में उस तिरंगे के लिए वो प्रेम आ जाएगा, जो जब राष्ट्रभक्ति सिर्फ भावना नहीं हमारे जीवन व्यवहार में आ जाएगी, तो हम जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन का सम्मान करने लगेंगे, हम नौकरियां जनरेट करने लगेंगे, हम अपनी भूमि को पूजने लगेंगे। आज आप बोलते हैं कि बेरोजगारी है, आज आप बोलते हैं सुरक्षा खतरे में है, आज आप कहते हैं लोगों के पास राशन नहीं है। हर समस्या की जड़ यही है कि हमारे देश के युवाओं को ब्रिक बाय ब्रिक भारत से तोड़ दिया जा रहा है। उनको देशद्रोही नहीं तो कम से कम अराष्ट्रीय बना दिया जा रहा है, उनको भारतीय संस्कृति से दूर किया जा रहा है। इजराइल जैसे देश या कोई भी देश दुश्मनों से घिरते हुए भी पूरा सशक्तिकरण के साथ खड़े रह सकते हैं अगर उनके दिल में देश प्रेम होता है। मैं तो कहती हूं हर घर तिरंगा सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी नहीं, साल के 365 दिन दिलों में धड़कना चाहिए लोगों के। एक बात मैं अमन और बोलना चाहती हूं, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता दो बात बोल रहे हैं, चाहे पूरी डिबेट में मुझे मत बुलवाइएगा, ये बात प्लीज बोलने दीजिए। इन तीनों पार्टियों का ये कहना है कि हमें तिरंगा फहराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी जी और भाजपा हमारे ऊपर थोप रही है। चलिए मान लिया थोप रही है जी, अरे सुन तो लीजिए। किसने कहा थोप रहे हैं हमारे ऊपर? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम फहरा तो रहे हैं, लेकिन 9 अगस्त को फहरा रहे हैं, हम 13 को क्यों फहराए? भाजपा हमारे ऊपर क्यों थोप रही है तारीख? चलिए मैंने मान लिया कि थोप रही है। अरे बात तो पूरी 13 को है क्या? आपकी स्वतंत्रता दिवस है, अरे कुछ गणतंत्र नहीं है, दिवस मैंने है, कहा भारत छोड़ो 365 आंदोलन है। दिन। 13 को अमन, क्या है ये तो बताओ। मैंने कहा 365 अरे दिन फिर फहराने आपको में भी क्या सनक दिक्कत उठेगी, है? आप कहेंगे कि मेरा जैसे हम कह सवाल रहे हैं है, वैसे करो। साल के 365 दिन फहराने में भी क्या दिक्कत है? 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की जयंती है, अमन प्लीज, हम इसलिए फहरा रहे हैं। सुबह बात एक तो एक और पूरी 9 होने अगस्त से दीजिए। 15 अगस्त तक अच्छा चलिए आप कह दीजिए बीजेपी नहीं थोप रही है, फिर मिसकोट ना करें। मेरे बस भाई, हो गया मिस नहीं, कोट मिसकोट नहीं नहीं कर रही, मेरी ना बात हमने तो ऐसा कहा कि थोप रहे हैं। अरे सुबह बात सुबह तो पूरी होने अच्छा ठीक है, दीजिए। एक मिनट भाटी जी पूरा करने देते हैं। हाँ अरे बात तो पूरी होने दीजिए। बादल जी का नंबर ही नहीं आ रहा है, बोलिए जल्दी से। अमन मैं ये कहना चाहती हूँ, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन कह रहा है, हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कह रहा है। आपको तिरंगा फहराने को ही तो कह रहे हैं भाई, 9 को भी फहरा लीजिए, 13 को भी फहरा लीजिए। अगर इतने बड़े देशभक्त हैं तो जिद फहरेगा, किस 9 चीज से की है? 15 तक फहरेगा। क्या आपका आपको अहंकार जानकारी तिरंगा नहीं से है। बड़ा है? मैंने माना थोप रही है भाजपा, क्या आपका अहंकार तिरंगा से बड़ा है? चलिए अब एक मिनट छोटा सा बादल उत्तर जी से पूछ बहुत लीजिए, छोटा सा। उनका टाइम उसके बाद बादल जी से बात पूछ लीजिए। करेगा। बादल जी दे दूं टाइम? अमन जी एक मिनट 10 सेकंड दे दूं? बादल जी हाँ, 10 चलिए, सेकंड। हाँ, हाँ। 3 काले कानून आए, कांग्रेस देशद्रोही है, बीजेपी देशभक्त है, फिर वापस ले लिए। नोटबंदी आया, काला धन आएगा, पीला धन आएगा, सफेद धन आएगा, कितना आया भाई? हो गया, एक लाइन से 2 लाइन हो गया। नहीं, उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस ने काला धन वहां भेज दिया स्विस बैंक में, वो डबल हो गया। हर चीज पर कांग्रेस, बीजेपी जो कहे वो तो देशभक्ति है, और बाकी जो सवाल पूछ ले उसके घर पे ईडी है और जेल के अंदर है। हम कह रहे हैं चीन कब्जा करके बैठा है, भाई जेल में डाल दो ना अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। हम मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी चाइना को क्लीन चिट दे रहे हैं। क्या यही देशभक्ति है कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोले? ना कोई आया था, ना कोई घुसा था, ना कोई आया हुआ है।
अरे वो सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली कह रहे हैं, आपके सांसद कह रहे हैं अरुणाचल के। ट्वीट कर दीजिए ना पुरानी, अब तो अरे भाई पार्लियामेंट में आपके सांसद ने कह दिया, उसके ज्यादा क्या ट्वीट चाहिए? चलो एग्रीमेंट तो दिखा दीजिए कम्युनिस्ट कौन पार्टी के से साथ। एग्रीमेंट? आप दिखाइए ना, सरकार आप क्या पकौड़े तल रहे हैं? अगर कोई चीज कांग्रेस गलत पार्टी का था, सरकार अरे भाई बोलता तो हम दिखा देते। अरे भाई आप कांग्रेस पार्टी का एग्रीमेंट। अरे भाई आप सरकार में बादल हैं। बादल 10 सेकंड लिया था आप मुझे केवल ये बताइए, तमाम जो अभी पिछले एक बादल- साल के अंदर बादल देव- 94% जो है बादल जी को भी वो गरजना है भाई, आयात चलिए, बढ़ गया है। बादल जी सुबुई ने आइडिया दिया 365 दिन फहराना चाहिए, आप लोगों को तो अटैक आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा जी बिल्कुल सही कहा सही कहा है, बिल्कुल सही तो कहा। बोलिए मैं हर घर 300 तिरंगा के साथ हूं। नहीं, नहीं फिर मोदी जी के साथ नहीं, हर घर तिरंगा मोदी जी के साथ नहीं। अहंकार सुनिए सुनिए, इनका एक मिनट, मोदी जी का अहंकार- मतलब क्या बात तिरंगा है? थोड़ी ना ये क्या बात है सर? अहंकार ये क्या तिरंगा बात से है? बड़ा है, इनका अहंकार कोई भारत से बड़ा है, अहंकार नहीं है आपका सर, अहंकार नहीं, देश नहीं, प्रेम से बड़ा है। बट बोलने अरे- दीजिए ना से अरे मैडम बोलने दीजिए ना। मोदी जी थोड़ा के आपका साथ आप आप बहुत ना बोल हो, दिया आपने, सुनिए लेकिन जी। वो अगर एक तिरंगा बार सुन फहराने को लीजिए। बोल रहे हैं तो आप तिरंगा नहीं फहराएंगे, इसका मैं क्या मतलब चला आपका जाऊं? मैं अहंकार ज्यादा बड़ा है। नहीं चला जाता हूं मैं। नहीं आप तिरंगा नहीं फहराएंगे, डिबेट छोड़ जाएंगे, मतलब तिरंगा नहीं फहराएंगे, डिबेट छोड़ जाएंगे, इतना क्या इनका? बोलिए बादल देव, फहराने को बादल मना किसने बादल देव, किया? आप बुलवा दीजिए, मैं समर्थन करता हूं। हम तिरंगा फहरा रहे हो, बोल दीजिए मैं समर्थन बोलिए भाई, करता हूं। तिरंगा हर घर फहराएंगे, आप क्या तिरंगे का- प्रॉब्लम है उसमें? बुलवा दीजिए, बोलिए मैं हर घर तिरंगे का समर्थन आपका करता हूं। आंख है। बोल दीजिए। सुबह- जरा एक मिनट, अब एक सुबह मिनट, जी से रुकिए ना पूछना सर। चाहता हूं, प्लीज 75वें रुकिए ना साल सर। पर ही क्या क्यों हुआ है? है? 74वें साल को क्यों नहीं मनवाया गुस्सा आपने? नहीं, और अच्छा, क्या हो रहा है? गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, इसका हाँ। जवाब क्या और हो रहा है? सही- आप सहयोगी लोग आपके। है ना, आप लोग का सबके पास आंख तो है ना, हाँ। आंख है ना, हाँ। हर दिन डिबेट देखते हैं तो हाँ। मेरा गले में क्या रहता है एक बार देख लीजिए, फिर से एक पूरा कमरा दिखा लीजिए। नहीं, अच्छा, ये पीछे हो 365 दिन बोल रहा है, मैं सुबह से शाम तक पहनता हूँ। तो आपको कहने में जबान क्यों लड़खड़ा रही है कि मैं हर घर तिरंगे मैं का मोदी समर्थन जी करता मेरा हूं? दुश्मन नहीं है, सुनिए। हाँ। अमित शाह जी मेरा दुश्मन नहीं तिरंगा है, है। उनका जो पॉलिसी है उनके पॉलिसी के खिलाफ मैं चलिए, कहता हूं। पोडियम पे चले बस यही अच्छा, बात है, ये- आपको सुनना अच्छा, चाहिए। क्योंकि मोदी मैं जी- औलख जी नहीं हूँ, अच्छा। पहले सुन लीजिए। अच्छा, कोई सवाल मैं है सुन क्या? लीजिए। अच्छा। हर दिन हाँ, जो आप लोग पूछिए। डिबेट देखते हैं, साल अच्छा। भर देखते हैं, मैं मेरे गले में हार मैं समझ गया रहता है। बादल ये भाई, मैं कौन है? समझ गया ये क्या है? कि क्योंकि पीएम ये ने क्या बोला है? इसलिए विरोध है। ये क्या है? मोदी जी बोलेगा तब मैं तिरंगा फहराऊंगा। बात सोचिए, एक एक मुद्दा निकल रहा है। आप 2014 से पहले से शुरू कीजिए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, हाई स्पीड ट्रेन, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचा, कौन सा मुद्दा नहीं गया? घर घर 15 लाख पूरा दो हर साल दो क्या बोलते हैं, हर साल नौकरी, क्या बोला पूरा साल, क्या बोला हिंदी में, क्या बोलते हैं नौकरी। तो ये जो जितना मुद्दा उठा है आज उठा रहे हैं, घर घर तिरंगा ठीक है, उठाए पॉलिटिकल तो। लेकिन आपको क्या करना? आप देश के राजा है, देश के प्रधानमंत्री है, आपको पूरे देश के लोगों के लिए काम करना चाहिए। एक एक मुद्दा उठा रहे और पूरा देश को घूमे, पूरा जो इशू है, और सारे विरोधियों को बोल रहे हैं विरोधी तुम सब चोरो, हम सब साधु है। बात तो यही है। देश के भविष्य की तो चलिए, सुन अब लीजिए, चिराग, राजनीतिक चिराग, चिराग, भाषण आप नहीं बोलिए। है। सुनाइए ना। सर, मेरा नाम चिराग जैन है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपको और समस्त अतिथिगणों को स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूँ। सर, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक जी से है। आलोक जी की बातों से मैं कुछ अलग नहीं कहूँगा, उनकी बातों से ये बात समझ आई कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी राष्ट्रवाद रही है। अगर सर आपकी आइडियोलॉजी राष्ट्रवाद रही है तो 75वें अमृत महोत्सव के लिए आप जरा सा देश के अमृत पी लीजिए और राष्ट्रवाद के साथ खड़े रहिए। राजनीति अपनी जगह है सर, लेकिन राष्ट्रवाद अपनी जगह है। अगर प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है कि 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाए, आप एक और उन्हें कह रहे हैं कि आप बोलिए तिरंगा फहराए, लेकिन आपने नहीं बोला मैं तिरंगा फहराऊंगा। सवाल क्या है? सवाल ये है सर कि आप आज राष्ट्रवाद के साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे? आप राजनीति को महत्व ज्यादा क्यों दे रहे हैं? ठीक है, हाँ ठीक है, बादल जी इंटरव्यू थोड़ा और कोई मैं सवाल? उत्तर देता हाँ, हूं। खड़े हो जाइए, खड़े एक मिनट। आलोक जी सवाल पहले ले लेता हूँ, उसके बाद जल्दी से। सर, अभी डिबेट में जैसे हम देख रहे हैं कि ये तिरंगा पे लड़ाई हो रही है, ये डिबेट हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं किसी भी एक लौते इनको छोड़ के किन्हीं के वस्त्र पे अपना जो तिरंगा कोई लगा नहीं पाए हैं, तो ये क्यों ऐसा? ठीक है, और कोई सवाल? हाँ प्लीज, हाँ। सर, मुझे ये पूछना है कि जैसा कि हमारे आज़ादी के संग्राम में कोई पार्टी नहीं देखती, मैं कोई ये नहीं देखती कि कौन किसकी पार्टी से बिलोंग करता है, बस उनका एक ही नारा था कि हमें आज़ादी चाहिए। तो आप सब उन बेसिस पे क्यों लड़ रहे हैं? क्यों इसकी इतनी गलती, उसकी इतनी गलती, ऐसा क्यों? ठीक है, और कोई सवाल? हाँ प्लीज। सर, विपक्ष ये क्यों नहीं समझता कि 47 के बाद से बेरोजगारी और महंगाई है ना, वो 14 के बाद थोड़ी ना आई है कि महंगाई की बात सरकार नहीं करती और बेरोजगारी की बात सरकार नहीं करती। वो तो 47 के बाद से है। तब की सरकारों ने क्या कर लिया? 72 से लेकर के 77 तक इतनी महंगाई, बेरोजगारी इतनी थी, तब सरकार ने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में? ठीक है, चलिए आलोक जी अब आप जवाब दे दीजिए। देखिए 72 से 77 तक जिस तरह के हालात थे और जिस तरह के मामले बादल जी, आप रुक वो जाइए। पूरे देश ने देखा है। आलोक जी, अब यहाँ पूरे इस प्रांगण में, पूरे हॉल में एक व्यक्ति ने तिरंगे का पटका पहना है, बाकी ने नहीं पहना है। तो आप लोग सब देशद्रोही हो गए क्या? हम लोग सब देशद्रोही हो गए क्या?
पूछ रहा हूं मैं कि भाई एक ने पहन रखा तो बाकी सब देशद्रोही। ये नैरेटिव मत बनाइए देश के अंदर। तिरंगा अमन और चैन, शांति, सद्भावना, संप्रभुता का प्रतीक है, उसको वहीं रहने दीजिए। बेरोजगारी, महंगाई और चीन कब्जा कर ले उसका प्रतीक नहीं है। जो आज मुद्दा है घर घर दूसरी तिरंगा, चीज, तो सबको तिरंगा पहन के आना चाहिए था, यही तो बात हम बोलना चाहते हैं। देखिए मुझे लगता है तिरंगा हमारा जिस आयाम का प्रतीक है वो आयाम आगे बढ़ने चाहिए, देश विकास करना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है, केवल प्लास्टिक का झंडा चाइना से लाकर देश पे आप घर पर लटका लेंगे उसको, वो देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। आपने देखा था जिस समय पर मोदी जी ने घंटी बजवा दी, ये कर दिया, फिर 50 लाख लोग कोरोना में मर गए, ऑक्सीजन पे जीएसटी लगा दिया, यही देशभक्ति थी क्या? उन नर्सों के ऊपर पहले तो जितने स्वास्थ्य कर्मचारी थे सबके ऊपर हेलीकॉप्टर से और हवाई जहाज से, उसके ऊपर एक मिनट बादल जी, उनको आपके कवर फायर की जरूरत नहीं है भाई। बात बताइए ना बादल देवनाथ, बताइए ना, मिठाई में जीएसटी, बाहर के लोग क्या खाएंगे? घर घर तिरंगा लगाओ, पता है भूखा मारो साहब, नौकरी नहीं मिलेगा। खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं पता लग रहा है। 50 करोड़ मिलते हैं आपके घर से, आप लोगों के घर से 50 करोड़ मिलते हैं। कितना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं पता लग रहा है अभी, कितना खा रहे हैं बोलने दीजिए ना उनको, अभी पता लगा ना कितने मिले। नोट गिनने की मशीनें मंगवानी पड़ी। नौकरी मोदी जी को बोलने आप ही के नेता है ना पार्थ चटर्जी। बेरोजगार को बचाओ, सबको बचाओ, अग्निपथ मत दो। कितना खा रहे थे, कितना खा रहे थे? 50 करोड़। कौन कितना मिले पार्थ चटर्जी? घर से 2-2 हजार के नोट मिले ना, कह रहे खाने को नहीं है, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। साजिश है सर, आलोक जी को बोलने दीजिए। साजिश है सर। अच्छा ये भी साजिश है? हाँ बिल्कुल साजिश है, साजिश है, बिल्कुल साजिश है। तो ममता जी ने तो अगर साजिश थी तो ममता जी ने क्यों बर्खास्त किया? सस्पेंड किया और दीदी ने उनको रिलीव किया मंत्री पद से। अगर साजिश थी तो सस्पेंड क्यों किया? पहले जांच होने दीजिए ना 10-15 तो सस्पेंड क्यों किया? तो ममता जी ने क्यों नहीं इंतजार किया जांच होने? तो जांच क्यों नहीं इंतजार किया? आवाज उठाया, दीदी का मिनिस्टर ने 50 करोड़ खा लिया, लेकिन 50 करोड़ के पास तो नहीं मिला। कहाँ मिला? उनके तो मिला, और कहाँ से मिला? उनका घर से मिला। तो क्या अंदर ही तो है वो? को कुछ मिला? आप बयान सुनिए ना। अभी तक ईडी को कुछ मिला पार्थ चटर्जी के पास से? 50 करोड़ मिल गया, कह रहे कुछ मिला। चलिए उस पे आते हैं। आलोक जी कंप्लीट कर लो, उसके बाद सुधांशु जी आप बोलिएगा। आलोक जी कंप्लीट कर लीजिए, बीच में बस करिए ना भैया। बादल भाई पूरी डिबेट में आप सवाल करेंगे। बादल देवनाथ, ओ आलोक जी आप बोलिए। दिक्कत यही है, तिरंगा सब फहराते हैं, सबको फहराना चाहिए, लेकिन तिरंगे को फहराकर इवेंट बना के अपनी नाकामियों को छिपाया जाए, इस पर आपत्ति है। आपत्ति इस बात पर है, अगर आपको 20 करोड़ झंडे चाहिए थे तो आप जो झंडे बनाने की कंपनियां हिंदुस्तान की थी उनसे बनवाते आप एक साल में। आप कुछ लोगों को मुनाफा देकर चाइना का माल यहां बिकवा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उसके बाद डिस्पोजल की भी मैंने बात कही, ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग की भी बात मैंने कही। देश के तिरंगे की ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग हो, ये अच्छी बात है क्या? कोई विरोध नहीं करता तिरंगे का। डिमांड ज्यादा है। उसके बाद अरे डिमांड ज्यादा होगी, उसी को तो मैनेज करने के लिए सरकार पकौड़े तलने के लिए थोड़ी ना। डिमांड ज्यादा हो गई है। अरे भाई पता नहीं था क्या 20 करोड़? जब 20 करोड़ होंगे तो डिमांड होगी। पहले फहराते नहीं, ये नहीं पता था ना। अच्छा, अरे भाई पहले से आप प्लानिंग करके चलते। ठीक, तमाम चीजें, तमाम मुद्दे जो हैं वो केवल और केवल ये कि केवल बीजेपी बना दिया आप लोगों ने। बीजेपी देशभक्त है। छिपाने का तरीका है आपका। ठीक है, कर्नाटक के एक मंत्री कह रहे हैं कि 20 साल के अंदर हम तिरंगे को बदल देंगे। वो आज भी बीजेपी में बैठे हैं। चलिए ठीक है, नाम है ईश्वरप्पा, उत्तर दें। चलिए, अब वो बिल्कुल बीच में नहीं बोले। सुधांशु त्रिवेदी इवेंट बना दिया, मार्केटिंग करते हैं आप लोग। नाकामी, ये अखिलेश यादव ने भी कहा है, नाकामी छिपाने का तरीका है। सुधांशु त्रिवेदी जिसने पिछले 10 सालों में नाकामियों का पूरा उपन्यास लिख दिया, जो अपने नाकाम हसरतों का जनाजा लिए इस कदर रुखसत हुए कि अमेठी भी छोड़ना पड़ गया, उनको वो कह रहे हैं कि हम नाकाम हैं और नाकामियों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। तो किसको नाकामियां छुपाने की जरूरत है? सबको पता। मैं एक सीरियस बात कहता हूं, ये बताइए, हमारे झंडे में 3 रंग हैं। हम सब ने स्कूल में क्या पढ़ा है कि केसरिया रंग त्याग और बलिदान की परंपरा का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। अब मैं आपसे लॉजिकली कहता हूं, हरा रंग हरियाली का प्रतीक तो वर्ल्ड वाइड है, ऐसा तो नहीं सिर्फ भारत के लिए है। सफेद रंग शांति का प्रतीक वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड में कहीं भी सीजफायर करना होता सफेद झंडा लगाते हैं। तो भारत की परंपरा का प्रतीक तो इन तीनों में सिर्फ केसरिया रंग है। मगर उस भगवा के प्रति इतनी घृणा है कि भगवा आतंकवाद, अगर किताबों में संशोधन करो भगवा करण, अगर कोई ये चीज कहो तो भगवा ये। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन तीनों में वो रंग जो भारतीय परंपरा का प्रतीक है, जो संविधान निर्माताओं ने बनाया, उस रंग के प्रति आपके मन में इतनी हिकारत क्यों है? कृपया इसका बात जवाब दे दें। उत्तर देता हूं।
पूछिए भगवा के प्रति सम्मान है कि नहीं, और भगवा आतंकवाद के लिए माफी मांगते हैं कि नहीं? चलिए, भगवा से इतनी एलर्जी, भगवा आतंकवाद के लिए माफी मांगते हैं कि नहीं? भगवा से एलर्जी क्यों? भगवा और तिरंगा ये किसने शुरू करवाया था भाई? आरएसएस ने शुरू करवाया। नहीं, तीनों सिर्फ बताइए। मैंने पहला सवाल पूछा, एक मिनट सर, तीनों रंग बताए गए। एक मिनट, आरएसएस को 2 से बड़ा लगाव है। राष्ट्रीय ध्वज के किसी एक रंग को आपने आतंकवाद से क्यों जोड़ा? चलिए इसी का जवाब दीजिए। सुनिए, राष्ट्रीय ध्वज के किसी भी रंग को सुनिए ना भाई। आतंकवाद से क्यों जोड़ा? अरे भाई, आप किसी को भी किसी चीज से जोड़ देते हैं। आपने तो कहा काले कपड़े पहन लिए तो इसे एक बादल देवनाथ आप नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। काले कपड़े पहन लिए अमित शाह जी देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि साहब वो इसलिए कि वो उस दिन जो है राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। अरे भाई, तिथि से होता, तारीखों से होता। हिंदुओं के ठेकेदार पैरवी करते घूम रहे हो आप लोग। 5 तारीख से होता है या तिथियों से होता है, नहीं पता। खैर, हम आपको 9 अगस्त 42 तिथि से था, तारीख से था। देखिए, वो 9 अगस्त 42 तो स्वतंत्रता से पहले की बात है, जब जो मौका लगा विरोध करने का बीजेपी का। सवाल ये है सुधांशु जी का, आवाज इसमें आएगी। सवाल ये है कि भगवा से एलर्जी क्यों है? तिरंगे का रंग एक भगवा, भगवा आतंकवाद क्यों कहा? गलत कहा? मैं कह रहा हूं कि एक मिनट, नहीं, गोड़ से भगवा लेकर चला था, महात्मा गांधी की हत्या कर दी, तो वो तो सेवक था, वो तो राम भक्त था पूरा। आतंकवादी नहीं था क्या? वो था कि नहीं था? आर के सिन्हा जिसने पूरी थ्योरी बनाई, आर के सिंह, वो आज 2 कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, वो तो आज शिरोमणि है बीजेपी के। तो गलत था भगवा आतंकवाद, गलत। एक मिनट, वो तो बीजेपी बताएगी। तो भगवा आतंकवाद जिस होम सेक्रेटरी ने बयान दिया कि भगवा आतंकवाद है और हमारे पास प्रूफ है, वो बीजेपी में मंत्री है। सवाल हमसे पूछ रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने कहा था सुशील कुमार शिंदे। अरे भाई, उन्होंने कहा था क्या केवल मुझे ये बताइए, गलत कहा था? नहीं, मुझे केवल ये बताइए, गलत कहा था? मुझे केवल ये बताइए, 15 दिन पहले एक चीज जो आई है कि वो जो स्कूटर है और उस पर ऊपर जो साध्वी प्रज्ञा का नाम से है और उसके ऊपर तमाम सबूत मिल रहे हैं, वो किसकी सरकार है? साध्वी प्रज्ञा क्या है? मोदी जी मन से माफ नहीं कर पाएंगे उनको। आतंकवादी नहीं थी क्या वो? उनके ऊपर आतंक के केस नहीं चले क्या? केस नहीं चले क्या? अरे भाई, तमाम फर्जी कुछ भी बोल, अरे भाई, हमने तो तमाम लोगों को खारिज हो गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट, चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए, 8 साल से फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के लोगों को फांसी पर चढ़ाया। और अगर हम अफजल गुरु और कसाब जैसे लोगों को फांसी पर नहीं चढ़ाते तो बीजेपी ज्वाइन कर। चलिए सुधांशु जी जल्दी से 1 मिनट में जाओ, उसके बाद भारती जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको टाइम दूंगा मैं। 26 नवंबर 2008 को मुंबई का अटैक हुआ और कसाब को फांसी 2013 में हो गई, 5 साल में। ठीक, ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के लिए आतंकवादी शब्द प्रयोग कर रहे हैं। 2006 में मालेगांव का लगी हुई है, खत्म क्यों नहीं हुई? तो भाई 8 साल हो गए आपकी सरकार तो चले हुए। आपके बीच में नहीं बोले थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके बीच में नहीं बोले। मुझे केवल ये बताइए, अरे मैं वही बोल रहा हूं, इसमें ऑडियो कर दीजिए। आपकी सरकार आए 8 साल हो गए, साध्वी प्रज्ञा। अरे भाई, मैं वही बोल रहा हूं, आज तक केस क्यों चल रहा है? 2006 में इन्होंने मुकदमा दर्ज किया, 2014 तक चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए। चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए तो गिर नहीं था केस। फर्जी केस था, चार्ज का फ्रेम करते। चलिए, और मैं बता रहा हूं, एक मिनट, आपकी सरकार आए, केस खत्म हो गया ना? कहां बंद हो गया कोर्ट? आज भी तारीखें चल रही हैं। आपके जमाने में आज भी तारीखें चल रही हैं उसके अंदर। 1 मिनट, आपकी सरकार बंद कर दीजिए केस को। आतंकवाद का केस है कि नहीं? आपकी सरकार में खत्म हो गया था। अरे भाई, मैं कह रहा हूं आज भी केस क्यों चल रहे हैं? 1 मिनट 8 साल हो गए आपकी सरकार को। मुझे वाइंड अप करना जल्दी से, मुझे वाइंड अप करना। सुधांशु जी ने भगवा से आपत्ति क्यों? भगवा से एलर्जी क्यों? भगवा आतंकवाद गलत था ना? सुधांशु जी ने राष्ट्र ध्वज के तीनों रंगों का बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि केसरिया हमारा बलिदान का प्रतीक है, सफेद हमारा शांति का प्रतीक है और हरा हमारी समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। अनुराग भाई, हरा हरियाली के लिए नहीं पहनते हैं, वो आप ही के प्रवक्ता हैं, वो हरियाली के चक्कर में नहीं पहनते। इतनी हल्की टिप्पणी मत किया करो, राष्ट्र ध्वज पर बात चल रही है। जी 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 जी। देखिए, जब देश को बलिदान की जरूरत थी 1947 से पहले, जब अंग्रेज थे, तब तो इन्होंने ये बलिदान में शामिल नहीं हुए इनके संगठन। जब देश को आजादी के बाद शांति की जरूरत है, सफेद रंग की नहीं, गलत गिनवाए आप। गलत, मैं संगठन की बात दे रहा हूं, मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, मैं संगठन की बात कर रहा हूं। स्वयं सेवक है जिन्होंने बलिदान दिया है। आरएसएस का कोई प्रस्ताव दिखा दे मुझे। मैं आरएसएस के स्वयं सेवकों को गोलियों से भून दिया गया। नहीं, गलत बात नहीं चलेगी। चुनौती दे रहा हूं। आरएसएस का कोई प्रस्ताव दिखा दे कि आजादी की लड़ाई में शामिल होने का कोई प्रस्ताव किया। मैं नाम गिना रहा हूं आपको। नहीं, नो, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। तो आरएसएस कोई व्यक्ति आरएसएस से जुड़े हुए 1942 में आरएसएस से पटना में तिरंगा फहराते हुए 7 लोगों को गोलियों से भूना गया, उसमें से 2 आरएसएस के थे। अमन जी, पहली बात तो मुझे अपनी बात कहने देनी चाहिए। कोई व्यक्ति हो गए हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन संगठन के तौर पर आरएसएस और हिंदू महासभा अंग्रेजों के साथ थे। और चलो अगली बात मैं नहीं कहता।
तो जब शांति की जरूरत थी तब इन्होंने, अब शांति नहीं होने दे रहे। और जो समृद्धि का प्रतीक है हरा रंग, अरे आप तो किसान बिल लाके आपने तो किसानों का गला घोटने का हाँ, समृद्धि का ही प्रतीक है, हरियाली और समृद्धि का ही प्रतीक, खेती से ही समृद्धि आती है। तो आपने तो किसानों का गला घोटने का काम, कृषि कानून लेके आए आप, और ये तीनों रंगों के खिलाफ आपने काम किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी किसानों की बात करी, तो आज़ादी के 75वें दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे, मैं युवाओं को एक बात बताना चाहती हूँ। पूरे विश्व में एकमात्र देश हमारा ऐसा है जिसकी 60% भूमि उपजाऊ है। पूरे विश्व में एकमात्र हमारा देश ऐसा है जिसके 60% पॉपुलेशन युवा हैं, यानी कि 30 साल से 35 साल की उम्र के लोग। आज विश्व में फिर मोदी जी, अरे आप मोदी फोबिया से बाहर निकलिए, बात बोलने दीजिए। अगर देश का भला चाहते हैं तो युवाओं को मैं बताना चाहती हूँ, आज ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है। हमारे पास वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए गाय भी है, उसे सींचने के लिए जल भी है, उसको उपजाने के लिए भूमि भी है। अगर हमारे युवा किसानी की तरफ भी चले जाएं तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है, जो आप चाहते नहीं है। आप सिर्फ राजसत्ता करके भटकाना चाहते हैं और युवाओं को नौकर बनाना चाहते हैं। एक आखिरी कमेंट है बादल जी का। दो पॉइंट। आरएसएस ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया घर घर तिरंगा के बारे में। मोहन भागवत अभी तक नहीं है, मोहन भागवत तो एक बार बोला दीजिए घर घर तिरंगा। दूसरा बात है, सुधांशु जी एक बार बोल दीजिए, राम के नाम पर आप लोग वोट क्यों मांगते हैं? भगवा से तो मेरा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गले में तो है, लेकिन आप लोग राम के नाम, भगवान विष्णु ने एक बार बोला तुम मेरे नाम पर कलयुग युग में तुम मेरे नाम पर वोट मांगो, बोला आप? अरे राम कौन है? भगवान विष्णु का अवतार है। राम ने खुद आपको बोला, आप लोगों को बोला जब आप मेरे नाम पर वोट मांगो। आप लोग वोट मांगते क्यों है? पहला जवाब दीजिए। आप घुसपैठियों के नाम पर मांगते हैं? ममता बनर्जी कौन बोला? चलिए आप चलिए जब मेरा टाइम हो गया, 30 सेकंड वाइंड अप करना, 30 सेकंड जी 30 सेकंड जल्दी से सुधांशु जी मुझे वाइंड अप करना। इनकी बात का जवाब दूं या अपनी बात कह दूं? जी बोली जल्दी से बस एक लाइन में। देखिए स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए हमारे पास क्या था। सब लोग एप्पल का फोन और व्हाट्सएप यूज करते हैं ना। मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब ने उससे कहा था कि जिस दिन बीच में नहीं बादल जी, मैं ऑडियो बंद कर दीजिए, इसमें माइक है। देखिए उन्होंने बताया था, मार्क जुकरबर्ग ने, कि स्टीव जॉब ने मुझसे कहा अगर जिंदगी में बुरा वक्त आ जाए और तुम्हें लगे कि तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो कहां जाना? भारत में जाना। नैनीताल जिले में कैंची में बाबा नीम करौरी बाबा का आश्रम है, वहां तुम्हें नई ऊर्जा मिलेगी। वो आए और उनको ऊर्जा मिली। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं 75 साल में हमने बहुत कुछ पाया, परंतु बहुत कुछ खो भी रहे हैं, यह भी ध्यान रखिए। इसलिए मैं यह पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं कि स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसे, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी, आलोक शर्मा, राजकुमार भाटी, सुबुई खान और बादल देवनाथ जी, विशेष तौर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खासकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमृतकाल विशेष पेशकश आप सभी देख लेते हैं।